जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हॉस्टल वार्डन से संबंधित कंप्यूटर का आपको टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपके व्यापम के द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये जो है आगामी वर्ष में भी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें जिसमें आपका कंप्यूटर का पोर्शन रहता है पूछे जाने का संभावना है, इसलिए हम आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे पहले भी हम आपको कंप्यूटर से संबंधित एक वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसका लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। आप लोग वहां से जाकर के टॉप 100 MCQ भी देख सकते हैं, जो कि आपका व्यापम में किसी न किसी वर्ष पूछा गया है। चलिए तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कहना चाहूंगा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आने वाले समय में मिलता रहे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कंप्यूटर में कार्य का सही क्रम क्या है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है इनपुट, आउटपुट, प्रक्रिया। दूसरा ऑप्शन दिया है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तीसरा ऑप्शन दिया है आउटपुट, इनपुट, प्रक्रिया। फिर चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। इसमें से आपके पास 2 सेकंड का समय है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट। तो हम लोग कंप्यूटर में सबसे पहले तो इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर उसमें प्रोसेस करता है, फिर आपको क्या करता है जी, जो रिक्वायर्ड आपका आउटपुट रहता है उसको वो देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जी, मार्क 1 से कौन संबंधित है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स बेबेज, हार्वर्ड आइकन, विलियम स्मिथ, उपरोक्त सभी। तो आपके लिए यहाँ पे 2 सेकंड का समय है, सही आंसर देंगे आप लोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्वर्ड आइकन। तो हार्वर्ड आइकन जी जो हैं वो मार्क 1 से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे जो आप लोग का आंसर है उसको हमने क्या किया है, लास्ट पेज पे जो है व्यापम के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो पीडीएफ जब आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आप लोग लास्ट पेज में जाकर के देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन दिया गया है विलियम पास्कल, जॉन स्मिथ, ब्लेंस पास्कल, जॉन पास्कल। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्लेंस पास्कल। तो ब्लेंस पास्कल जी ने पास्कलाइन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सुमित, प्रत्युष, मिहिर, परम सिद्धि। तो आपके पास 2 सेकंड का समय है, इसका आंसर देंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्युष। तो वर्तमान में भारत का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है जी, तो प्रत्युष है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये करंट से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है स्क्रीन पर, किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए विशेष रूप से कौन सा सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर सुमित, सहाता टी, मिहिर, प्रत्युष। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 दिया गया है, इसमें से आपको आंसर बताना है। 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिहिर। तो मिहिर जो है वो किसानों के लिए मौसम की जानकारी के लिए विशेष रूप से सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना, तो इसी का प्रयोग किया जा रहा है मिहिर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है जी, सागा 220 सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन दिया गया है आपके पास सीडैक, इसरो, IITM, IITD। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसरो। तो इसरो जो है उसने बनाया है किसको जी, सागा 220 सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आदित्य सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोलॉजी, इसरो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोलॉजी, या फिर इसी को क्या बोल सकता है वो IITM। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है IITM का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोलॉजी। तो आदित्य सुपर कंप्यूटर को किसने बनाया है जी, तो IITM ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की मेमोरी से मिटाई गई फाइल तथा फोल्डर कहाँ रखे जाते हैं। ऑप्शन दिया गया है आपके पास यहाँ पे, माई डॉक्यूमेंट, माई कंप्यूटर, डिलीटेड आइटम्स, रिसाइकल बिन। तो जो कंप्यूटर यूज करता है वो इसको जान लेगा। इसका सही आंसर क्या होगा जी आपका, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन। तो जब भी आप लोग कंप्यूटर में कोई भी फाइल डिलीट करते हैं तो वो किस में जाता है जी, रिसाइकल बिन में, सिवाय एक कंडीशन को छोड़ करके। जब आप लोग डिलीट करते हैं तो उसके साथ में यदि शिफ्ट बटन को दबा करके डिलीट करते हैं, ठीक है, तो शिफ्ट प्लस यदि डिलीट आप लोग करते हैं तो वो सीधा डिलीट हो जाता है। ठीक है, ना कि वो रिसाइकल बिन में जाता है। तो यदि पूर्ण रूप से आपको डिलीट करना है किसी फाइल को तो आप लोग क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट का यूज करते हैं। और यदि सिंपली आपको खाली डिलीट करना है तो आप लोग डिलीट कर सकते हैं उसको, फिर ये डिलीट करा हुआ फाइल जो है आपका
आपका रिसाइकल बिन में जाकर के सेव हो जाता है। फिर इसको आप लोग बाद में क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप लोग इसको रिस्टोर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रिसाइकल बिन से फाइल या फोल्डर को वापस उसी स्थान पर लाना जहां से उसे मिटाया गया था, क्या कहलाता है जी? आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, रिकॉल, अनडिलीट, रिस्टोर, बैक। तो आपको अभी मैंने बताया कि डिलीट किया गया फाइल को यदि जब आपको जरूरत पड़ता है तो उसको फिर से आप लोग क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, रिस्टोर। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की मेमोरी से मिटाई गई फाइल तथा फोल्डर रिसाइकल बिन में कब नहीं जाती है? तो अभी मैंने आपको इसको बताया था, इसको आप लोग आंसर देंगे, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट प्लस डिलीट। अभी मैंने आपको बताया था कि परमानेंटली यदि किसी चीज को डिलीट करना है आपको कंप्यूटर से, तो आप लोग शिफ्ट के साथ में कौन सा बटन यूज करते हैं जी? तो डिलीट। तो शिफ्ट प्लस यदि डिलीट आप लोग यूज करेंगे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यदि आप लोग यूज करते हैं, तो आपका जो फाइल है वो परमानेंटली क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसे मिलेनियम बग की समस्या भी कहा जाता है? यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है Y2K, दूसरा ऑप्शन है Z3K, तीसरा है Y3K, चौथा है A4B। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, Y2K। ठीक है, तो Y2K जो है उसे मिलेनियम बग की समस्या भी कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो है 1 लाइनर में पूछा जाता है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। Y2K को जो है मिलेनियम बग की समस्या कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, 2 सितंबर, 5 नवंबर, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को क्या किया जाता है जी? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ईसीएस का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर सीरियल, इलास्टिक कंप्रेस्ड सॉकेट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या जी? ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो ईसीएस का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है जी? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको आपको क्या करना है, नोट करते चलना है, ताकि आप लोग भविष्य में जब भी देखें तो ये आपको तुरंत से क्या हो जाए, रिकॉल हो जाए। या फिर इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, 1 या 2 दिन के बाद फिर से इसको देख लेंगे, तो आपसे क्या हो जाएगा, ये जितना भी एमसीक्यू है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और जो हम लोग कंप्यूटर का यहाँ पे क्लास लिए हैं, उसको हमने यहाँ पे एक प्ले लिस्ट में आपके लिए संग्रहित किया है। उस प्ले लिस्ट का लिंक हमने यहाँ पे डाल दिया है, वहां से आप लोग जा करके जो पूरा कंप्यूटर का चैप्टर है उसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसको हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया उसका लिंक। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा सॉफ्टवेयर डीआरडीओ द्वारा मेडिकल इमेजिंग के लिए बनाया गया था? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, आर्टेमिस, अनामिका, मेडिका, हेल्थवेयर। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनामिका। तो अनामिका जो है ये सॉफ्टवेयर है जिसको डीआरडीओ द्वारा मेडिकल इमेजिंग के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपके लिए, हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, यूपीएस, प्रोसेसर। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है, 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूपीएस। ठीक है, तो यूपीएस का उपयोग कब किया जाता है जी? कंप्यूटर में पावर सप्लाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ठीक है, और यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। ठीक है, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, किसी प्रक्रिया को समझने तथा उसका हल ढूंढने के लिए कौन सी तकनीक उपयोग होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, प्लानिंग, डेफिनेशन, एल्गोरिदम, डीबगिंग। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एल्गोरिदम। तो किसी भी प्रक्रिया को समझने तथा उसका हल ढूंढने के लिए, मतलब उसका सॉल्यूशन पाने के लिए हम लोग कौन सा तकनीक का उपयोग करते हैं जी? तो एल्गोरिदम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन का यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे है, किसी प्रक्रिया का चित्रित रूपांतरण क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, फ्लो चार्ट, डेफिनेशन, एल्गोरिदम, डीबगिंग। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 2 सेकंड का समय है आपके पास।
तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? तो किसी भी प्रक्रिया का जो चित्रित रूपांतरण रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे भी आप लोग कभी भी कुछ प्रोसेस रहता है, ठीक है, तो प्रोसेस को आप लोग क्या करते हैं? ऐसे करके एरो के साथ बनाते जाते हैं ना, कि जैसे मान के चलिए इनपुट दिए, इनपुट के बाद वो क्या होगा? प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? आउटपुट होगा। तो ये आपका क्या है? एक प्रोसेस है। तो ये हमने क्या बना दिया? फ्लो चार्ट बना दिया कि कंप्यूटर कैसे कार्य करेगा। पहले उसको हम लोग इनपुट देंगे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद आउटपुट देगा। तो ये आपका क्या हुआ? फ्लो चार्ट हुआ उसके पूरे प्रक्रिया का। ठीक है ना, तो उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि किसी प्रक्रिया का चित्रित रूपांतरण क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है जी? आपका फ्लो चार्ट कहा जाता है। ऐसे ही हम लोग एरो के साथ जो बनाते हैं वो क्या कहलाता है? आपका फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, ये हो सकता है यहाँ से और ऐसा करके एरो निकल गया एक ही जगह से, तो ये सब आपका क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है जी? स्क्रीन पर लो लेवल लैंग्वेज को किस में रखा जाता है? ऑप्शन दिया गया है 1GL। अब यहाँ पे GL का फुल फॉर्म क्या होता है जी? जनरेशन लैंग्वेज। ठीक है, तो जनरेशन लैंग्वेज है यहाँ पे GL का फुल फॉर्म, जनरेशन लैंग्वेज। तो इसको आपको यहाँ पे वैसे ही पढ़ना है। तो 1GL मतलब फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, 2GL मतलब सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, 3GL मतलब थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, 4GL मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज को किसमें रखा जाता है जी? आपका तो लो लेवल लैंग्वेज का आपको इसका आंसर बताना है क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए 1GL लैंग्वेज। ठीक है, तो लो लेवल लैंग्वेज जो है आपका कब उपयोग होता था? तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहते थे, ठीक है, जिसे हमने कब से कब तक यूज किया? तो 1900 कब से कब तक? 1940 से लेकर के 1955 तक जिसे हमने यूज किया, ये आपका क्या है जी? फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सॉरी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ये सब। तो इसमें हम लोग लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते थे। ठीक है, अब लो लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? 0 और 1 बाइनरी नंबर का क्या होता था? उसमें उपयोग होता था। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ये किस में रखा जाता है? तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वेब पेज परफॉर्मिंग सॉरी वेब पेज प्रोग्रामिंग के लिए सामान्यतः कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया गया है आपका यहाँ पर सी, फॉक्स प्रो, PHP, लिस्प। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। 2 सेकंड का समय आपके पास। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? PHP। तो PHP का उपयोग हम लोग कब करते हैं जी? वेब पेज प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे यहाँ पे कि HTML नहीं दिया गया है। तो HTML जब क्वेश्चन में दिया रहेगा तो HTML ही दिया रहेगा, वहां पे PHP नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, अब जब HTML नहीं दिया गया है तो यहाँ पे क्या दिया गया है? PHP। तो दोनों का हम लोग उपयोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, कब जी? तो वेब पेज प्रोग्रामिंग के लिए। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? PHP होगा, क्योंकि यहाँ पे HTML नहीं दिया गया है। HTML रहता तो वहां पे PHP नहीं दिया रहता। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, दोनों वही है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आस्की का पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर कौन सा होगा जी? 2 सेकंड का समय आपके पास, फिर मैं इसको बता रहा हूं आपको। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो आस्की का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? ए से आपका क्या आता है? अमेरिकन, एस से आपका आता है क्या जी? स्टैंडर्ड, सी से आपका क्या आता है? कोड, फॉर आई से आपका क्या आ जाएगा? इंफॉर्मेशन, फिर एक आई से क्या आएगा आपका? इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है फुल फॉर्म किसका? आस्की का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डिजिटल सर्किट के लॉजिक बॉक्स क्या कहलाते हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, लॉजिक गेट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। 2 सेकंड का समय आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? आपका ऑप्शन नंबर सी लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो डिजिटल सर्किट के लॉजिक बॉक्स क्या कहलाते हैं? लॉजिक गेट्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। VSNL क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। वायरस सैटेलाइट न्यूमेरिक लैंग्वेज, वाइटल सीरियल नील लॉजिक, विदेश संचार निगम लॉजिक, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो आपके पास 2 सेकंड का समय है, इसका सही आंसर देंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो VSNL का फुल फॉर्म क्या है जी? आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड। और ये जो VSNL है, ये जो है भारत का पहला क्या है जी? आपका सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है ना जी, पहला क्या है आपका? नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है। कौन सा जी? VSNL। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ERNET क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है ERNET का। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 4। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ईथरनेट नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो नेटवर्क, इरेजेबल रूटीन नेटवर्क। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपको 2 सेकंड में बताना है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। तो ERNET का फुल फॉर्म क्या है जी? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। बैंकनेट, नेटवर्ल्ड, स्वाइप, स्विफ्ट। तो वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग सुविधा कौन उपलब्ध कराती है? 2 सेकंड आपके पास, इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी स्विफ्ट। तो स्विफ्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराती है। अब स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सोसाइटी, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, यहाँ पे फॉर आएगा। ठीक है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड
इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है क्या? स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंकिंग फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एनपीसीआई जिसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रस्तुत किया गया कैशलेस पेमेंट के लिए मोबाइल ऐप कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, पेटीएम, भीम, फोन पे, जी पे। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो एनपीसीआई द्वारा जो प्रस्तुत किया गया कैशलेस पेमेंट है वो कौन सा मोबाइल ऐप है जी? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भीम। तो भीम का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? तो भारत इंटरफेस, क्या होता है? भारत इंटरफेस मनी, ठीक है, भारत इंटरफेस मनी इसका फुल फॉर्म होता है भीम का। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है जी? स्क्रीन पर अपना अगला क्वेश्चन है, WLL का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, वर्ल्ड लोकल लैन, वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लाइट लोअर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको देना है, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस लोकल लूप। तो WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस लोकल लूप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पब्लिक एंड प्राइवेट की का उपयोग करके किसमें पहचान को प्रामाणिकता के लिए सुरक्षित रखा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, डिजिटल फोटोग्राफी, रजिस्टर्ड डाटा सिक्योरिटी, डिजिटल सिग्नेचर, एक्रोनिम। तो इसका सही आंसर आपको देना है, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? पब्लिक और प्राइवेट की का उपयोग हम लोग करके किसका पहचान को प्रामाणिकता से सुरक्षित रखते हैं जी? तो डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर के पहचान को क्या करते हैं हम लोग? प्रामाणिकता के लिए सुरक्षित रखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल सिग्नेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन यह दर्शाता है कि इनपुट के अनुसार आउटपुट निर्धारित होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, LIFO, GIGO, FIFO, YMAX, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गार्बेज इन गार्बेज आउट, GIGO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? गार्बेज इन, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्या? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये दर्शाता है इनपुट के अनुसार आउटपुट निर्धारित होता है उसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, CCD तकनीक का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस, कम्युनिकेशन सर्किट डिजिटल, चार्जिंग कैप्सूल डिजिटल, चार्ज कपल डिवाइस। तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चार्ज कपल्ड डिवाइस। तो CCD का तकनीक का पूरा नाम क्या होता है जी? चार्ज कपल्ड डिवाइस टेक्निक, ठीक है। तो इसका ये होगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल ऑडियो सिग्नल को साउंड कार्ड की सहायता से एनालॉग सिग्नल में उपयोगकर्ता तक पहुंचाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर, माइक्रोफोन, प्रोजेक्टर, स्पीकर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आउटपुट डिवाइस जो क्या करता है? कंप्यूटर से प्राप्त जो डिजिटल ऑडियो रहता है, ठीक है, डिजिटल ऑडियो सिग्नल को किसमें करता है? साउंड कार्ड की सहायता से एनालॉग सिग्नल में बदलता है। एनालॉग सिग्नल क्या है? हम लोग जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो वेव के फॉर्म में रहता है क्या? एनालॉग सिग्नल, ऐसे करके ऐसे ऐसे जो हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। डिजिटल सिग्नल क्या रहता है जी? जो 0 और 1 के फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। तो डिजिटल फॉर्मेट में कब रहेगा? जब ये कंप्यूटर में रहेगा। कंप्यूटर से आपको प्राप्त करना है, मतलब कंप्यूटर में 0 और 1 के फॉर्मेट में है, तो आपको सुनाई तो देगा नहीं वो, तो उसको सुनाई देने के लिए आपको एनालॉग में बदलना पड़ेगा। तो साउंड कार्ड की सहायता से उसको बदला जाता है। तो वो कैसे पहुंचता है आपके तक? तो वो आपके तक कैसे पहुंचता है? तो स्पीकर के थ्रू पहुंचता है, ठीक है। जैसे आप लोग गाना सुनते हैं तो स्पीकर में बजता है तो आप लोग सुन पाते हैं, ठीक है। तो स्पीकर क्या कर रहा है? जो डिजिटल सिग्नल है उसको क्या कर रहा है? वो एनालॉग सिग्नल में बदल दे रहा है, ठीक है। तो यही उसका काम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर से जुड़ने वाली बाहरी डिवाइसेस को क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, आपको सही आंसर बताना है, 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, पेरिफेरल डिवाइस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कंप्यूटर से जितने भी बाहर में जुड़े डिवाइस रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? पेरिफेरल डिवाइस। जैसे CPU है यहाँ पे, ठीक है। अब CPU में मान के चलिए आपका कंप्यूटर का क्या जुड़ा है? यहाँ पे माउस जुड़ा है, यहीं पे आपका क्या जुड़ा है? कीबोर्ड जुड़ा है, ठीक है। यहीं पे आपका क्या जुड़ा है जी? प्रिंटर जुड़ा है। तो ये सब आपके क्या है? पेरिफेरल डिवाइस हैं ये सब, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, कंप्यूटर में पावर सप्लाई का कार्य कौन करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, बस, USB पोर्ट, SMPS, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको
आपको देना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, एसएमपीएस। तो एसएमपीएस जो है कंप्यूटर में पावर सप्लाई का कार्य करता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा एसएमपीएस का? इसका फुल फॉर्म होगा सेल्फ मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ मोड पावर सप्लाई। किसका जी? एसएमपीएस का। ठीक है, तो ये क्या करता है? कंप्यूटर में पावर सप्लाई का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर की मुख्य बोर्ड को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, मदरबोर्ड, डॉटर बोर्ड, एसएमपीएस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर की जो मुख्य बोर्ड रहता है उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर के आंतरिक भागों को जोड़ने वाले बस को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, सिस्टम बस, एक्सपेंशन बस, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका जो होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? सिस्टम बस। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो आंतरिक भागों को जोड़ने वाला बस रहता है उसे क्या बोलते हैं जी? सिस्टम बस। जब आप लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर को खोलेंगे, ठीक है, कंप्यूटर मतलब सीपीयू का आप लोग जब खोलेंगे तो वहां पे आप लोग देखेंगे कंप्यूटर में कि वहां पे मदरबोर्ड पे क्या रहता है आपका, ऐसे करके कुछ जो है ना वायरिंग टाइप से, मतलब क्या रहता है उसमें छोटा छोटा क्या रहता है उसमें, ऐसे करके ब्लू कलर का, ब्लू और येलो कलर का उसमें क्या रहता है, सोल्डरिंग किया हुआ एक पूरा सर्किट रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऐसे करके ये जुड़ा है, यहाँ से ये जुड़ा है, यहाँ से ऐसे करके ये सब जुड़ा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? सिस्टम बस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका? सिस्टम बस। और ये क्या करता है? कंप्यूटर के आंतरिक भागों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसी का आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या है जी अगला क्वेश्चन? मदरबोर्ड को अन्य कौन से नाम से पहचाना जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, और चौथा ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मदरबोर्ड को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं, इसी को मेन बोर्ड भी बोलते हैं, इसी को लॉजिक बोर्ड भी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इंटरनेट या नेटवर्क के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एनआईसी, वीडीयू, एएलयू, सीओ। तो आपका इसका सही आंसर बताना है। आप लोग इसको होमवर्क के जैसे लीजिए और इसको कमेंट में आप लोग हमको बताएंगे। ठीक है, कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क कार्ड ओएसआई मॉडल में इनमें से कौन सी लेयर के लिए कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एप्लीकेशन, डाटा लिंक, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है। 2 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। तो नेटवर्क कार्ड जो है ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन और डाटा लिंक ये दोनों जो है कार्य करता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और हाँ जी, इसका जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी से जो है फ्री में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, स्टडी विद केपी, तो आप लोग वहां जा करके जुड़े, जिससे आपको जो है बहुत सारा पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में प्राप्त होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेटवर्क कार्ड में यूनिक या अद्वितीय एड्रेस होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आईपी, यूआरएल, मैक, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 2 सेकंड का समय है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैक एड्रेस। ठीक है, तो नेटवर्क कार्ड में जो है यूनिक या फिर अद्वितीय जो एड्रेस है वो कौन सा है जी? मैक एड्रेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैक एड्रेस यूनिक या अद्वितीय होने के लिए कौन सी संस्था कार्य करती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, एमआईटी, एसएमटीपी, IEEE, IEEE। ठीक है, तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, IEEE। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपको ध्यान में रखना है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसका फुल फॉर्म को। तो ये है उसका फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेटवर्क कार्ड कौन से स्टैंडर्ड में आता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, IEEE 801, IEEE 802, IEEE 803, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IEEE 802। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, IEEE का आंसर आपका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया है, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या होगा जी इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी उसके डेट तथा टाइम को चलाने के लिए कौन सा भाग कार्य करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ग्राफिक कार्ड, एनआईसी, एसएमपीएस, सीमॉस। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सीमॉस। ठीक है, तो सीमॉस जो रहता है ये आपका क्या करता है जी? ये आपका जो है ये कंप्यूटर के ऑफ होने के बाद भी उसके डेट और टाइम को जो है सही समय पर रखता है। ठीक है, तो ये आपका क्या रहता है? एक सीमॉस। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी? कॉम्प्लीमेंट्री
सेम कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है CMOS का, ठीक है, जो कि आपके कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी उसके डेट और टाइम को सही समय पर रखता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर के बाहरी डिवाइस जिस कनेक्शन के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, पोर्ट, NIC, SMPS, CMOS। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका बिल्कुल जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर A, पोर्ट, ठीक है। तो पोर्ट के माध्यम से जो है कंप्यूटर के जो बाहरी डिवाइस रहते हैं वो क्या जुड़ते हैं, किससे जी? कंप्यूटर से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, USB का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिया गया है, यूनिफाइड सिस्टम बेस, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो USB का फुल फॉर्म क्या होता है जी? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर C होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसे लीगेसी पोर्ट भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, ये USB पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, पैरेलल पोर्ट। तो पैरेलल पोर्ट जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है? लीगेसी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रोसेसर को अन्य कौन से नाम से पहचाना जाता है? तो 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, CPU, सर्किट, सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, CPU, ठीक है। तो प्रोसेसर को अन्य किस नाम से जाना जाता है जी? तो CPU के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रथम प्रोसेसर कौन सा था? 4 ऑप्शन दिया गया है, इंटेल 4400, इंटेल 4040, इंटेल 4004, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, इंटेल 4004, ठीक है। तो प्रोसेसर जो है जो कि पहला था वो कौन सा है जी? आपका इंटेल 4004। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन प्रोसेसर निर्माता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, AMD, मोटोरोला, IBM, उपरोक्त सभी। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो AMD, मोटोरोला और IBM, ये तीनों ही जो हैं प्रोसेसर निर्माता क्या है जी? कंपनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, CPU को किस विशेष कार्य के लिए दिए गए आदेशों का समूह क्या कहा जाता है? तो किसी विशेष कार्य के लिए दिए गए आदेशों का समूह क्या कहलाया जाता है जी? तो आपके पास 2 सेकंड का समय है, इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर B, इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, और इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। और सेट ऑफ प्रोग्राम को क्या बोला जाता है आपका? तो सॉफ्टवेयर बोला जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो CPU को किसी विशेष कार्य के लिए दिए गए आदेशों के समूह को, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है? प्रोग्राम बोला जाता है। तो प्रोग्राम यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इंस्ट्रक्शन सेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कंप्यूटर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, रैम। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर C, प्रोसेसर, ठीक है। तो प्रोसेसर जो है कंप्यूटर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। चलिए अगला को आप लोग बताएंगे आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है जी? CPU में मुख्य नियंत्रक कौन होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ALU, रजिस्टर, CU, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, CU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट होता है आपका फुल फॉर्म किसका? CU का। तो ये जो है क्या है? CPU में मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐसे कौन से डिवाइस हैं जिन्हें डाटा को या सूचना को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है, स्टोरेज डिवाइस, CPU पोर्ट्स, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, स्टोरेज डिवाइस। तो ऐसे कौन से डिवाइस हैं जिन्हें डाटा या सूचना को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्टोरेज डिवाइस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में डाटा मापने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बीट, बाइट, निब्बल, GB। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर A, बीट, ठीक है। तो ये जो है आपका सबसे छोटा इकाई है। देखिए यहाँ पे बीट आया, तो आप लोग देखेंगे कि 4 बीट जो रहता है, 4 बीट ये किसके बराबर रहता है जी? 1 निब्बल के बराबर रहता है, ठीक है। मतलब 2 बीट बराबर क्या, 2 निब्बल, और देखिए यहाँ पे 8 बीट, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए फिर समझ में आएगा। 8 बीट बराबर क्या होता है? 1 बाइट के बराबर होता है।
तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, 8 बीट बराबर 1 बाइट होता है। अब देखिए 4 बीट बराबर 1 निब्बल, तो यहाँ पे 8 बीट बराबर 2 निब्बल, तो 2 निब्बल किसके बराबर होगा आपका, 1 बाइट के बराबर होगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यदि निब्बल के फॉर्म में पूछता है आपको बाइट को, तो कितना, 2 निब्बल के बराबर होगा 1 बाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 टीबी बराबर है, 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, 1000 जीबी, 915 जीबी, 1010 जीबी, 1024 जीबी। तो 2 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1024 जीबी, ठीक है। तो 1 टीबी बराबर कितना होता है जी, 1024 जीबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 1 बाइट बराबर है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, 8 KB, 2 निब्बल, 4 बिट, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको इसको ऊपर में बताया था, इसका सही आंसर क्या होगा, 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका 2 निब्बल, ठीक है। तो 2 निब्बल बराबर क्या होता है जी, 1 बाइट होता है। और 8 बीट यदि यहां पे दिया रहता, 8 बीट, तो 8 बीट्स बराबर भी क्या होता है, 1 बाइट होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्योंकि 4 बीट बराबर 1 निब्बल होता है, 4 बीट्स बराबर 1 निब्बल होता है, इसलिए 2 निब्बल बराबर 1 बाइट होगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेप कैसेल कौन से स्टोरेज का उदाहरण है। 4 ऑप्शन है, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, इंडेक्स सीक्वेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीक्वेंशियल। तो जो टैप कैसल है वो आपके कौन से स्टोरेज का उदाहरण है जी, तो सीक्वेंशियल स्टोरेज का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हार्ड डिस्क कैसे स्टोरेज का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे 4, सीक्वेंशियल, डायरेक्ट, इंडेक्स सीक्वेंशियल, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट। तो हार्ड डिस्क जो है आपका डायरेक्ट है, ठीक है, डायरेक्ट स्टोरेज का उदाहरण है। और टैप कैसल जो है आपका सीक्वेंशियल स्टोरेज का उदाहरण है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है तथा सीधे प्रोसेसर से लेन देन करती है। 4 ऑप्शन है आपके पास, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंडेक्स मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी जो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए आवश्यक है, वो कौन सी मेमोरी है जी, प्राइमरी मेमोरी। और ये जो है क्या करती है, सीधे प्रोसेसर से लेन देन करती है, ठीक है। कौन सी, प्राइमरी मेमोरी। चलिए, और प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे आपके रैम और रोम। ये सब आपके क्या है जी, रैम, रोम, कैच और रजिस्टर, ये आपके क्या हैं, प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐसे मेमोरी जो कंप्यूटर में अतिरिक्त मेमोरी के रूप में लगाई जाती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंडेक्स मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ऐसे मेमोरी जो कंप्यूटर में अतिरिक्त मेमोरी, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी के रूप में लगाए जाते हैं, वो कौन सा है जी आपका, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क आपका हो जाएगा, ठीक है, यूएसबी आपका हो गया। ये सब आपका क्या होता है, ये जो है अतिरिक्त मेमोरी है, ठीक है, इसको बाहरी तरीके से लगाया जाता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है, हार्ड डिस्क, यूएसबी, ये सब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, रोम का पूर्ण नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, रीड ओनली मेमोरी, रीड ऑनलाइन मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ऑनलाइन मेमोरी। 2 सेकंड है आपके पास। ये तो बहुत इजी है, आप लोग को बताना चाहिए इसको। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का पूर्ण नाम क्या है जी, तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यही यदि आपका क्या पूछता, रैम पूछता, ठीक है, क्या रैम पूछता, तो रैम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपका, रैंडम एक्सेस, ठीक है, मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपका रैम का फुल फॉर्म होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपका कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आवश्यक तथा छोटी मेमोरी कौन सी होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, रोम, रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोम, ठीक है। तो कंप्यूटर को ऑन करने के लिए आवश्यक तथा छोटी मेमोरी जो रहती है वो कौन सी होती है जी, आपकी रोम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पुराना रोम कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एम रोम। तो सबसे पुराना जो रोम है वो कौन सा है जी, आपका एम रोम। तो एम रोम का पूर्ण रूप क्या होता है आपका, मास्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, मास्क रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का तो पूर्ण रूप वही होगा, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन एम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे मास्क होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी पी रोम का क्या होता है जी, आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर उसके बाद ईईपी रोम का क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इतना सबको आपको याद करके रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो रोम आपका कौन सा हो जाएगा जी? इसका नॉन वोलाटाइल मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, तो रोम आपका नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। वहीं आपका जो रैम रहता है वो आपका क्या रहता है जी? वो आपका रहता है वोलाटाइल मेमोरी। और वोलाटाइल मेमोरी कौन सा रहता है? जो करंट, मतलब कि जो पावर सप्लाई रहता है वो जब ऑफ हो जाता है, तो ये जो यहाँ पे क्या रहता है जी, कुछ भी आप लोग कार्य कर रहेंगे, यहाँ पे डाटा जो स्टोर कर रहेंगे वो क्या हो जाता है? पूरा इरेज हो जाता है। वो आपका क्या कहलाता है? वोलाटाइल मेमोरी। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सा रहता है? जैसे आपका पावर सप्लाई ऑफ भी हो गया तो आपके जो रोम में डाटा स्टोर है वो आपका स्टोर ही रहेगा, वो आपका इरेज नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो रोम जो है आपका वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी का प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ईईपी रोम का पूर्ण नाम क्या है? तो अभी मैंने ऊपर में आपको बताया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 2 सेकंड है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अभी मैंने इसको आपको ऊपर में बताया था, इसको आप लोग सही बताए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा रोम का प्रकार नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, ट्रिपल ई रोम। तो आपके पास 2 सेकंड है जी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ई रोम, ट्रिपल ई रोम जो है आपका रोम का प्रकार नहीं है। बाकी तीनों जो है, पी रोम, ईईपी रोम, ईईपी रोम, ये जो है रोम के प्रकार हैं, लेकिन ट्रिपल ई रोम ये आपका रोम का प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन से रोम को यूवी रोम भी कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ईपी रोम। ठीक है, तो ईपी रोम जो रहता है उसको यूवी रोम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन से रोम को मिटाने में सबसे कम समय लगता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईईपी रोम। ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रहता है, इस प्रकार के रोम को मिटाने में जो है सबसे कम समय लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ईईपी रोम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन सा रोम मेमोरी कार्ड से समानता रखता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम, एम रोम। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईईपी रोम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है ये आपके मेमोरी कार्ड से समानता रखता है। किससे जी? मेमोरी कार्ड से समानता रखता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रैम का पूर्ण नाम क्या है? तो इसे अभी मैंने ऊपर में बताया है, 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे। देखिए, रैंडम एलोकेशन मेमोरी, रीड अलाइन मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एप्लीकेशन मेमोरी। 2 सेकंड है आपके पास। आशा करता हूं इसको आप लोग सही बताएंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? 4 ऑप्शन दिया गया है, वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 2 सेकंड है जी आपके पास। इसको ऊपर मैंने अभी बताया था, आप लोग यदि सुने होंगे ध्यान से तो आप लोग इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वोलाटाइल। तो रैम जो है आपको मैंने बताया था अभी ऊपर में कि वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल क्या है उसको भी मैंने आपको ऊपर में अभी बताया है। इसमें मतलब पहले जो है अभी आपको डिस्कस किया था मैंने, तो उसको आप लोग रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? वोलाटाइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जब किसी डाटा पर प्रोसेसिंग की जा रही होती है तब वह कहाँ रखा जाता है? 4 ऑप्शन है, रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रैम। तो जब किसी डाटा पर प्रोसेसिंग की जा रही होती है तब उसे कहां पे रखा जाता है जी? तो रैम में, मतलब कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में उसको रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा रैम मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो रैम मेमोरी का प्रकार नहीं है उसको देखेंगे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, एस रैम, डी रैम, डी डी आर आर रैम, एच डी रैम। तो 2 सेकंड है आपके पास।
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, DDRR रैम जो है इस प्रकार का कोई भी रैम मेमोरी नहीं होता। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं एस रैम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जी, स्टैटिक, फिर रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, फिर डी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होता है डायनेमिक, फिर यहाँ पे स्टैटिक और डायनेमिक रैम, ठीक है। तो ये सब आपका इसका फुल फॉर्म हो गया, लेकिन ये जो DDRR रैम है इस प्रकार का कोई भी रैम मेमोरी नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो SIMM जिसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग याद करेंगे, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल कितने बिट का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग स्टार मार्क लगा लेंगे। 4 क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, सॉरी 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट। तो इसका सही आंसर आप लोग को बताना है, 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32 बिट। तो जो आपका सिम है वो कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। डिम मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया यहाँ पे, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। IMM जो है आपका यहाँ पे कॉमन है, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। डी यहाँ पे चेंज हुआ है, तो डी का फुल फॉर्म क्या है, डुअल। तो ये कितने बिट का होगा, जब सिंगल 32 बिट का है तो डुअल आपका कितना होगा जी, 32 दूनी कितना होगा 64, तो 64 बिट का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कौन सी मेमोरी बार बार उपयोग में आने वाली सूचना को स्टोर करती है तथा बहुत तीव्र होती है। 4 ऑप्शन है, रैम, हार्ड डिस्क, कैच, रोम। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रैम, ठीक है, सॉरी कैच जी। इसका जो आंसर है आपका क्या हो जाएगा आपका कैच। तो ये जो कैच मेमोरी रहती है वो बार बार उपयोग में आने वाली जो सूचना रहती है उसको स्टोर कर सकती है तथा बहुत तीव्र होती है। कौन सा, कैच मेमोरी। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से सामान्यतः कैच मेमोरी का प्रकार कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, L1, L2, L3, L5। तो इसका 2 सेकंड का समय है आपके पास, इसका आंसर देंगे। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, L5। तो L5 प्रकार का जो है कोई भी कैच मेमोरी नहीं होता। और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे L1, L2, L3। तो ये जो है 3 प्रकार के मेमोरी रहते हैं जी, किसके, कैच मेमोरी के। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो रहता है ये जो है फास्टेस्ट रहता है, ठीक है। ये फास्टेस्ट मेमोरी रहता है इसका, किसका, कैच का। और इसका स्टोरेज क्षमता जो है बहुत छोटा रहता है, ठीक है, सबसे छोटा, लीस्ट एकदम रहता है स्टोरेज। लेकिन L2 में जाएंगे तो ये थोड़ा सा स्लोअर होगा, ठीक है, किससे जी, L1 के मुताबिक स्लोअर होगा थोड़ा सा इसका स्पीड। लेकिन इसका जो स्टोरेज है ये थोड़ा सा L1 के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा रहता है, ठीक है, ग्रेटर रहता है, ठीक है, ग्रेटर देन L1। और L3 जो रहता है ये जो है सबसे स्लोएस्ट रहता है, ठीक है, स्लोएस्ट रहता है ये। इसका जो है स्पीड बहुत कम रहता है, किससे कम, L2 से भी कम रहता है। और इसका स्टोरेज जो रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है, L1 L2 इन दोनों से ज़्यादा रहता है, मतलब ग्रेटेस्ट रहता है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट रहता है। तो इसमें जो आप लोग देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है इसमें से बोलेगा, बड़ा स्टोरेज वाला कैच में, तो L3 हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा है बोलेगा तो L1 हो जाएगा। और यहीं यदि आपको बोलता है कि सबसे फास्टेस्ट कौन सा है तो L1 होगा, और सबसे स्लोएस्ट कौन सा है तो L3 होगा, ठीक है। तो इतना को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग डबल स्टार लगा लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जी। इनमें से कैच मेमोरी का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया 4 ऑप्शन है यहाँ पे, L1, L2, L3 सभी। तो इसको आपको आंसर देना है जी, 2 सेकंड है आपके पास, मैंने अभी इसको बताया आपको। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, L3। तो L3 जो है आपका सबसे बड़ा भाग होता है किसका जी, कैच मेमोरी का। लेकिन इसका स्पीड जो रहता है वो स्लोएस्ट रहता है सबसे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 41 क्वेश्चन है आज टोटल, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे लास्ट में कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है 41 क्वेश्चन में, कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे आप लोग। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, रैम, हार्ड डिस्क, कैच, रोम। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कैच, ठीक है। तो कैच मेमोरी जो है आपका सबसे तेज मेमोरी है। तो ये था हमारे आज का 41 क्वेश्चन का संग्रह, ठीक है। तो यदि आज का क्वेश्चंस का संग्रह आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल से जो है ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे स्टडी विद KP टेलीग्राम चैनल से अवश्य ही जुड़िएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही जो PDF है उसको आप लोग प्राप्त कर सकें, ठीक है।